हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 12th हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत चैप्टर नंबर 9 शासक और इतिवृत्त। इतिवृत्त क्या हो जाएगा? इतिहास। मुगल दरबार लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दियाँ को पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक लंबा होने के कारण हम लोग 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। मुगल साम्राज्य के शासक स्वयं को एक विशाल और विजातीय जनता पर शासन के लिए नियुक्त मानते थे। हालांकि असलियत में राजनीतिक परिस्थितियां इस भव्य दृष्टि को सीमाबद्ध कर देती थी। फिर भी ऐसी दृष्टि सदैव महत्वपूर्ण रही। इस दृष्टि के प्रचार प्रसार का एक तरीका राजवंशीय इतिहास लिखवाना था। मुगल राजाओं ने दरबारी इतिहासकारों को विवरणों के लेखन का कार्य सौंपा। इन विवरणों में बादशाह के समय की घटनाओं का लेखा जोखा दिया गया। इसके अतिरिक्त उनके लेखकों ने शासकों को अपने क्षेत्र के शासन में मदद के लिए उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों से ढेरों जानकारियां इकट्ठा की। अंग्रेजी में लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों ने मूल पाठ की इस शैली को क्रॉनिकल्स इतिवृत्त इतिहास नाम दिया। ये इतिवृत्त घटनाओं का अनवरत कालानुक्रमिक विवरण प्रस्तुत करते हैं। मुगलों का इतिहास लिखने के इच्छुक किसी भी विद्वान के लिए ये इतिवृत्त अपरिहार्य स्रोत हैं। एक और तो ये इतिवृत्त मुगल राज्य की संस्थाओं के बारे में तथ्यात्मक सूचनाओं का खजाना थे, जिन्हें दरबार से घनिष्ठ रूप से जुड़े व्यक्तियों द्वारा काफ़ी मेहनत से एकत्रित एवं वर्गीकृत किया गया था। दूसरी ओर इन मूल पाठों का उद्देश्य उन आशयों को संप्रेषित करना था जिन्हें मुगल शासक अपने क्षेत्र में लागू करना चाहते थे। अतः ये इतिवृत्त हमें इस बात की एक झलक देते हैं कि कैसे शाही विचारधाराएं रची तथा प्रचारित की जाती थी। यह अध्याय मुगल साम्राज्य के इस समृद्ध और लुभावने आयाम की कार्य प्रणाली पर प्रकाश डालेगा। यह आपको दिखाया गया है। बाबर को राजवंशीय मुकुट सौंपता तैमूर गोवर्धन द्वारा लगभग 1630 में चित्रित। यह आपका बाबर। मुगल शासक और उनका साम्राज्य। मुगल नाम मंगोल से व्युत्पन्न हुआ। यद्यपि आज यह एक साम्राज्य की भव्यता का एहसास कराता है, लेकिन राजवंश के शासकों ने स्वयं के लिए यह नाम नहीं चुना था। उन्होंने अपने को तैमूरी कहा क्योंकि पितृपक्ष वे तुर्की शासक तिमूर के वंशज थे। पहला मुगल शासक बाबर मातृपक्ष से चंगेज खां का संबंधी था। वह तुर्की बोलता था और उसने मंगोलों का उपहास करते हुए उन्हें बर्बर गिरोह के रूप में उल्लिखित किया। 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपियों ने परिवार की इस शाखा के भारतीय शासकों का वर्णन करने के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया। 16वीं शताब्दी से ही इस शब्द का निरंतर प्रयोग होता रहा है। यहाँ तक कि रडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक के युवा नायक मोगली का नाम से इससे उत्पन्न हुआ है। मुगलों व स्थानीय सरदारों के बीच राजनीतिक मैत्रियों के जरिए तथा विजयों के जरिए भारत के विविध क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर साम्राज्य की रचना की गई है। साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर को उसके मध्य एशियाई स्वदेश फरगना से प्रतिद्वंदी उज़्बेकों ने भगा दिया था। उसने सबसे पहले स्वयं को काबुल में स्थापित किया और फिर 1526 में अपने दल के सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए क्षेत्रों और संसाधनों की खोज में वह भारतीय उपमहाद्वीप में और आगे की ओर बढ़ा। 1526 में पानीपत प्रथम का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश का संस्थापक। इसके उत्तराधिकारी नसरुद्दीन हुमायूं 1530 से 40, 1555 से 56 ने साम्राज्य की सीमाओं में विस्तार किया, किंतु वह अफगान नेता शेरशाह सूरी से पराजित हो गया, जिसने उसे ईरान के सफावी शासक के दरबार में निर्वासित होने को बाध्य कर दिया गया। इस बीच में 40 से 55
1540 से 55 में कहाँ था ये? ईरान में। 1555 में हुमायूं ने सूरों को पराजित कर दिया, किंतु एक वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। 1555 में किस युद्ध में हराया था? सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध 1555 में, जिसमें हुमायूं विजय हुआ। कई लोग जलालुद्दीन अकबर 1556 से 1605 को मुग़ल बादशाहों में महानतम मानते हैं, क्योंकि उसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार ही किया, बल्कि इसे अपने समय का विशालतम, दृढ़तम और सबसे समृद्ध राज्य बनाकर दृढ़ भी किया। अकबर हिंदुकुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं के विस्तार में सफल हुआ। हिंदुकुश पर्वत कहाँ है आपका? पाकिस्तान में। उसने ईरान के सफावियों और तुरान, मध्य एशिया के उज़्बेकों की विस्तारवादी योजनाओं पर लगाम लगाए रखी। अकबर के बाद जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1628 से 58 और औरंगजेब 1658 से 1707 के रूप में भिन्न भिन्न व्यक्तित्वों वाले 3 बहुत योग्य उत्तराधिकारी हुए। इनके अधीन क्षेत्रीय विस्तार जारी रहा, यद्यपि इसकी गति काफ़ी धीमी रही। तीनों शासकों ने शासन के विविध यंत्रों को बनाए रखा और उन्हें सुदृढ़ किया। ये आपको दिखाया गया है। हुमायूं की पत्नी नादिरा का राजस्थान के रेगिस्तान को पार करते हुए दिखाता हुआ 18वीं शताब्दी का चित्रण को दिखाया गया है। ये आपका नोट करके लिख लीजिएगा, कार्यकाल कभी कभी पूछता है। ट्रिक है आपका, भाजी सब्जी, 4 माँ साहब। बी से हो गया बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे आई से जहांगीर, फिर हो गया एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब, बी से बहादुर शाह, जे आई से जहांदर शाह, 4 से फारूक सियर, फिर आपका एम से मोहम्मद शाह, ए से हो गया अहमद शाह, फिर ए से क्या हो जाएगा? आलमगीर द्वितीय, एस से शाह आलम द्वितीय, और ये आपका ए से क्या हो जाएगा? अकबर द्वितीय, और बी से बहादुर शाह द्वितीय। आपका बहादुर शाह द्वितीय, ये आपका 1857 में सबसे लास्ट मुगल शासक था। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्रम वाइज पूछा जाता है। नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग, नोट करके। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ, और पानीपत का सेकेंड युद्ध हो गया आपका 1556, किसके साथ? अकबर और हेमू के बीच। हेमू कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य, ये हिंदू शासक था आपका। सोलहवीं और 17वीं शताब्दियों के दौरान शाही संस्थाओं के ढांचे का निर्माण हुआ। इनके अंतर्गत प्रशासन और कराधान के प्रभावशाली तरीके शामिल थे। मुगल शक्ति का सुस्पष्ट केंद्र दरबार था। यहाँ राजनीतिक संबंध गढ़े जाते थे, साथ ही श्रेणियाँ और हैसियतें परिभाषित की जाती थी। मुगलों द्वारा शुरू की गई राजनीतिक व्यवस्था सैन्य शक्ति और उपमहाद्वीप की भिन्न भिन्न परंपराओं को समायोजित करने की चेतन नीति के संयोजन पर आधारित थी। 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्युपरांत राजवंश की शक्ति घट गई। दिल्ली, आगरा अथवा लाहौर जैसे भिन्न राजधानी नगरों से नियंत्रित एक विशाल साम्राज्य तंत्र की जगह क्षेत्रीय शक्तियों ने अधिक स्वायत्तता अर्जित कर ली। फिर भी सांकेतिक रूप में ही सही, पर मुगल शासक की प्रतिष्ठा ने अभी अपनी आभा नहीं खोई थी। 1857 में इस वंश के अंतिम वंशज बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेज ने उखाड़ फेंका।
इतिवृत्तों की रचना, इतिहास की रचना। मुगल बादशाहों द्वारा तैयार करवाए गए इतिवृत्त साम्राज्य और उसके दरबार के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये इतिवृत्त इस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के सामने एक प्रबुद्ध राज्य के दर्शन की परियोजना के उद्देश्य से लिखे गए थे। इसी तरह इनका उद्देश्य उन लोगों को जिन्होंने मुगल शासन का विरोध किया था यह बताना भी था कि उनके सारे विरोध का असफल होना नियत है। शासक यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि भावी पीढ़ियों के लिए उनके शासन का विवरण उपलब्ध रहे। मुगल इतिवृत्तों के लेखक निरपवाद रूप से दरबारी ही रहे। उन्होंने जो इतिहास लिखे उनके केंद्र बिंदु में थी शासक पर केंद्रित घटनाएं, शासक का परिवार, दरबार व अभिजात, युद्ध और प्रशासनिक व्यवस्थाएं, अकबर, शाहजहां और आलमगीर, मुगल शासक औरंगजेब की एक पदवी। आलमगीर की पदवी किसने लिया था? औरंगजेब ने। ये पूछा जाता है कि कहानियों पर आधारित इतिवृत्तों के शीर्षक अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा यह संकेत करते हैं कि इनके लेखकों की निगाह में साम्राज्य व दरबार का इतिहास और बादशाह का इतिहास एक ही था। आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ये सब किताब पूछा जाता है। बाबर के समय बाबरनामा ये आपका इसका आत्मकथा है। ये तुर्की भाषा में लिखा हुआ है, इसने लिखा है खुद का। दूसरा है आपका हुमायूं के समय या हुमायूं के बारे में हुमायूंनामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। ये कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया है? गुलबदन बेगम के द्वारा। तीसरा हो गया अकबर के बारे में अकबरनामा। ये किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा। ये भी पूछा गया प्रश्न है। जहांगीर के बारे में जहांगीरनामा, ये खुद अपना आत्मकथा लिखा था। पांचवा हो गया आपका शाहजहां के बारे में शाहजहांनामा, ये किसने लिखा था आपका? अब्दुल हमीद लाहौरी। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। और औरंगजेब के समय कौन था, किसने लिखा था? आलमगीरनामा, ये किसके द्वारा लिखा गया था? मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। तुर्की से फारसी की ओर मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। दिल्ली के सुल्तानों के काल में उत्तर भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिंदवी व इसकी क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ फारसी दरबार और साहित्यिक रचनाओं की भाषा के रूप में खूब फलवित हुई। चूँकि मुगल चगताई मूल के थे, चगताई तुर्क स्वयं को चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र का वंशज मानते थे। ये भी पूछा जाता है मुगल दरबार में कौन सा भाषा का इस्तेमाल करता था? फारसी भाषा का। अतः तुर्की उनकी मातृभाषा थी। इनके पहले शासक बाबर ने कविताएं और अपने संस्करण इसी भाषा में लिखे थे। बाबरनामा किस भाषा में? तुर्की भाषा में। अकबर ने सोच समझकर फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया। संभवतया ईरान के साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्कों के साथ साथ मुगल दरबार में पद पाने को इच्छुक ईरानी और मध्य एशियाई प्रवासियों ने बादशाह को इस भाषा को अपनाए जाने के लिए प्रेरित किया होगा। फारसी को दरबार की भाषा का ऊंचा स्थान दिया गया तथा उन लोगों को शक्ति व प्रतिष्ठा प्रदान की गई जिनकी इस भाषा पर अच्छी पकड़ थी।
राजा, शाही परिवार के लोग और दरबार के विशिष्ट सदस्य यह भाषा बोलते थे। कुछ और आगे यह सभी स्तरों के प्रशासन की भाषा बन गई, जिससे लेखाकारों, लिपिकों तथा अन्य अधिकारियों ने भी इसे सीख लिया। जहाँ जहाँ फारसी प्रत्यक्ष प्रयोग में नहीं थी, वहाँ भी राजस्थानी, मराठी और यहाँ तक कि तमिल व शासकीय लेखों की भाषा को इसकी शब्दावली और मुहावरों ने व्यापक रूप से प्रभावित किया था। चूँकि 16वीं और 17वीं शताब्दियों के दौरान फारसी का प्रयोग करने वाले लोग उपमहाद्वीप के कई अलग अलग क्षेत्रों से आए थे और वे अन्य भारतीय भाषाएं भी बोलते थे, अतः स्थानीय मुहावरों को समाविष्ट करने से फारसी का भी भारतीयकरण हो गया था। फारसी के हिंदवी के साथ पारस्परिक संपर्क से उर्दू के रूप में एक नई भाषा निकल कर आई। अकबरनामा जैसे मुग़ल इतिहास फारसी में लिखे गए थे, जबकि अन्य जैसे बाबर के संस्मरणों का बाबरनामा के नाम से तुर्की से फारसी में अनुवाद किया गया था। मुग़ल बादशाहों ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवादित किए जाने का आदेश दिया था। किसने दिया था? अकबर ने दिया था। महाभारत का अनुवाद रजमनामा युद्धों का बुक के रूप में हुआ था। ये पूछा जाता है, महाभारत का अनुवाद रजमनामा फारसी में। लिखित शब्द की उड़ान। अबुल फजल के शब्दों में लिखित शब्द विगत युगों की बुद्धिमत्ता को मूर्त रूप दे सकता है और इस तरह वह बौद्धिक प्रगति का साधन बन सकता है। उच्चारित शब्द उनके दिलो दिमाग में जाता है जो उसे सुनने के लिए उपस्थित होता है। लिखित शब्द न केवल पास रहने वाले लोगों बल्कि दूर स्थित लोगों को भी समझदारी सिखाता है। अगर लिखित शब्द ना हो तो उच्चारित शब्द तो बहुत जल्दी ही मर जाएगा और हमारे पास उन लोगों की कोई निशानी नहीं रह जाएगी जो दिवंगत हो चुके हैं। सामान्य समझ के लोग तो अक्षरों को एक गहरी आकृति मात्र मानते हैं, पर गहराई से देखने वाले लोगों को इनमें एक प्रज्ञादीप, चिराग ए सिनासाई नजर आता है। अपने में हजारों किरणों को लिए होने के बावजूद लिखित शब्द काला दिखता है, अथवा इस ढंग से कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा प्रकाश है जिस पर एक तिल है जो इसे बुरी नज़र से बचाता है। खत या पत्र समझदारी की तस्वीर है, विचारों की दुनिया से निकाला हुआ खाका है, दिन को लाने वाली गहरी रोशनी है, ज्ञान से भरा हुआ घना बादल है। पत्र मौन होते हैं फिर भी वे बोलते हैं, स्थिर होते हैं फिर भी वे सफ़र करते हैं, पन्ने पर फैले हुए फिर भी ऊपर की ओर उड़ान भरते हैं। पांडुलिपियों की रचना। मुग़ल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी, अर्थात वे हाथ से लिखी होती थी। पांडुलिपियों की रचना हाथ से लिखा था, हाथ से लिखा हुआ था। पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र शाही किताबखाना था। हालांकि किताबखाना शब्द पुस्तकालय के रूप में अनुवादित किया जा सकता है, यह दरअसल एक लिपि घर था, अर्थात ऐसी जगह जहां बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह रखा जाता था तथा नई पांडुलिपियों की रचना की जाती थी। पांडुलिपियों की रचना में विविध प्रकार के कार्य करने वाले बहुत लोग शामिल होते थे। कागज बनाने वालों की पांडुलिपि के पन्ने तैयार करने, सुलेखकों की पाठ की नकल तैयार करने, कोफ्तगरों की पृष्ठों को चमकाने के लिए, चित्रकारों की पाठ से दृश्यों को चित्रित करने के लिए और जिल्द साजों की प्रत्येक पन्ने को इकट्ठा कर उसे अलंकृत आवरण में बैठाने के लिए आवश्यक होती थी। तैयार पांडुलिपि को एक बहुमूल्य वस्तु, बौद्धिक संपदा और सौंदर्य के कार्य के रूप में देखा जाता था। इस तरह के सौंदर्य को अस्तित्व में लाकर इन पांडुलिपियों के संरक्षक मुगल बादशाह अपनी शक्ति को दर्शा रहे थे। इसी तरह इन पांडुलिपियों को वास्तविक रचना में शामिल कुछ लोगों को भी पदवियों और पुरस्कारों के रूप में पहचान मिली। इनमें सुलेखकों और चित्रकारों को तो उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा मिली, जबकि अन्य जैसे कागज बनाने वाले अथवा जिल्दसाज गुमनाम कारीगर ही रह गई। सुलेखन अर्थात हाथ से लिखने की कला अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल मानी जाती थी। आपका ये इंपॉर्टेंट हो गया। सुलेखन क्या हो गया?
हाथ से लिखने की कला। इसका प्रयोग भिन्न भिन्न शैलियों में होता था। नस्तलिक अकबर की पसंदीदा शैली थी। नस्तलिक किसकी पसंदीदा शैली थी? अकबर की। ये इंपॉर्टेंट हो गया। यह एक ऐसी तरल शैली थी जिसे लंबे सपाट प्रवाही ढंग से लिखा जाता था। इसे 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाले छोटे छटे हुए सरकंडे, जिसे कलम कहा जाता है, के टुकड़े से स्याही में डुबो कर लिखा जाता है। सामान्यतया कलम की नोक में बीच में छोटा सा चीरा लगा दिया जाता था ताकि वह स्याही आसानी से सोख ले। रंगीन चित्र। जैसा कि हमने पिछले अनुभाग में पढ़ा, मुगल पांडुलिपियों की रचना में चित्रकार भी शामिल थे। एक मुगल बादशाह के शासन की घटनाओं का विवरण देने वाले इतिहासों में लिखित पाठ के साथ ही उन घटनाओं को चित्रों के माध्यम से दृश्य रूप में भी वर्णित किया जाता था। जब किसी पुस्तक में घटनाओं अथवा विषयों को दृश्य रूप में व्यक्त किया जाना होता हो तो सुलेखक उसके आसपास के पृष्ठों को खाली छोड़ देते थे। चित्रकार शब्दों में वर्णित विषय को अलग से चित्र रूप में उतार कर वहाँ संलग्न कर लेते थे। ये लघु चित्र होते थे जिन्हें पांडुलिपि के पृष्ठों पर आसानी से लगाया और देखा जा सकता था। चित्रों को न केवल किसी पुस्तक के सौंदर्य को बढ़ावा देने वाला, बल्कि उन्हें तो लिखित माध्यम से राजा और राजा की शक्ति के विषय में जो बात कही न जा सकी हो, ऐसे विचारों के संप्रेषण का भी एक सशक्त माध्यम माना जाता था। इतिहासकार अबुल फजल ने चित्रकारी का एक जादुई कला के रूप में वर्णन किया है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। चित्रकारी का एक जादुई कला किसके द्वारा कहा गया? अबुल फजल के द्वारा। उसकी राय में यह कला किसी निर्जीव वस्तु को भी इस रूप में प्रस्तुत कर सकती है कि जैसे उसमें जीवन हो। यह आपको दिखाया गया है। नस्तलिक शैली में लिखा हुआ एक पन्ना, जिसे अकबर के दरबार के सबसे अच्छे सुलेखकों में से एक कश्मीर के मोहम्मद हुसैन लगभग 1575 से 1605 द्वारा तैयार किया गया था। इसके अक्षरों के विशुद्ध समानुपातिक घुमाव की कदरदानी में इसको जरीन कलम, सोने की कलम के खिताब से नवाजा गया। जरीन कलम, सोने की कलम किसको नवाजा गया था? मोहम्मद हुसैन। ये आपका पूछा गया प्रश्न है। सुलेखक ने पृष्ठ के निचले भाग पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। इस पृष्ठ का लगभग 1/4 हिस्सा इसी में प्रयुक्त हो गया है। बादशाह, उसके दरबार तथा उसमें हिस्सा लेने वाले लोगों का चित्रण करने वाले चित्रों की रचना को लेकर शासकों और मुसलमान रूढ़िवादी वर्ग के प्रतिनिधियों अर्थात उलमा के बीच निरंतर तनाव बना रहा। उलमा ने कुरान के साथ साथ हदीस जैसे पैगंबर मोहम्मद के जीवन से एक ऐसा ही प्रसंग वर्णित है में प्रतिष्ठापित मानव रूपों के चित्रण पर इस्लामी प्रतिबंध का आह्वान किया। इस प्रसंग में पैगंबर साहब को प्राकृतिक तरीके से जीवित रूपों के चित्रण की मनाही करते हुए उल्लेखित किया गया है, क्योंकि ऐसा करने से यह लगता था कि कलाकार रचना की शक्ति को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। यह एक ऐसा कार्य था जो केवल ईश्वर का ही था। यह आपको दिखाया गया है। एक मुगल किताबखाना को दिखाया गया है। तस्वीर की प्रशंसा में अबुल फजल चित्रकारी को बहुत सम्मान देता था। किसी भी चीज़ का उसके जैसा ही रेखांकन बनाना तस्वीर कहलाता है। अपनी युवावस्था के एकदम शुरुआती दिनों से ही महामहिम ने इस कला में अपनी अभिरुचि व्यक्त की है। वे इसे अध्ययन और मनोरंजन दोनों का ही साधन मानते हुए इस कला को हर संभव प्रोत्साहन देते हैं। चित्रकारों को एक बड़ी संख्या इस कार्य में लगाई गई है। हर हफ्ते शाही कार्यशाला के अनेक निरीक्षक और लिपिक बादशाह के सामने प्रत्येक कलाकार का कार्य प्रस्तुत करते हैं और महामहिम प्रदर्शित उत्कृष्टता के आधार पर इनाम देते तथा कलाकारों के मासिक वेतन में वृद्धि करते हैं।
अब सर्वाधिक उत्कृष्ट चित्रकार मिलने लगे हैं और बिहजाद जैसे चित्रकारों की अत्युत्तम कलाकृतियों को तो उन यूरोपीय चित्रकारों के उत्कृष्ट कार्यों के समकक्ष ही रखा जा सकता है, जिन्होंने विश्व में व्यापक ख्याति अर्जित कर ली है। ब्यौरे की सूक्ष्मता, परिपूर्णता और प्रस्तुतिकरण की निर्भीकता जो अब चित्रों में दिखाई पड़ती है वह अतुलनीय है। यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुएं भी प्राणवान प्रतीत होते हैं। 100 से अधिक चित्रकार इस कला के प्रसिद्ध कलाकार हो गए। हिंदू कलाकारों के लिए यह बात खासतौर पर सही है। उनके चित्र वस्तुओं की हमारी परिकल्पना से कहीं परे हैं। वस्तुतः पूरे विश्व में कुछ लोग ही उनके समान पाए जा सकते हैं। किंतु समय के साथ शरिया की व्याख्याओं में भी बदलाव आया। विभिन्न सामाजिक समूहों ने इस्लामी परंपरा के ढांचे की अलग अलग तरीकों से व्याख्या की। प्रायः प्रत्येक समूह ने इस परंपरा की ऐसी व्याख्या प्रतिपादित की जो उनकी राजनीतिक आवश्यकताओं से सबसे ज़्यादा मेल खाती है। जिन शताब्दियों के दौरान साम्राज्य निर्माण हो रहा था, उस समय कई एशियाई क्षेत्रों के शासकों ने नियमित रूप से कलाकारों को उनके चित्र तथा उनके राज्य के जीवन के दृश्य चित्रित करने के लिए नियुक्त किया। उदाहरण के लिए ईरान के सफावी राजाओं ने दरबार में स्थापित कार्यशालाओं में प्रशिक्षित उत्कृष्ट कलाओं को संरक्षण प्रदान किया। बिहजाद जैसे चित्रकारों के नाम ने सफावी दरबार की सांस्कृतिक प्रसिद्ध को चारों ओर फैलाने में बहुत योगदान दिया। ईरान से भी कलाकार मुगल कालीन भारत आने में सफल हुए। कुछ को मुगल दरबार में लाया गया, जैसे मीर सैयद अली और अब्दुस समद। ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। हुमायूं के समय में आया था। बादशाह हुमायूं को दिल्ली तक साथ देने के लिए कहा गया। ये आपका हुमायूं के समय में मीर सैयद अली और अब्दुस समद। अन्य ने संरक्षण और प्रतिष्ठा के अवसरों की तलाश में प्रवास किया। बादशाह और रूढ़िवादी मुसलमान विचारधारा के प्रवक्ताओं के बीच जीवधारियों के दृश्य निरूपण पर मुगल दरबार में तनाव बना हुआ था। अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल बादशाह को यह कहते हुए उद्धृत करता है, कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं, पर मैं ऐसे व्यक्तियों को नापसंद करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका है, चूँकि कहीं न कहीं उसे यह महसूस होता है कि खुदा की रचना को वह जीवन नहीं दे सकता। अकबरनामा और बादशाहनामा महत्वपूर्ण चित्रित मुगल इतिहासों ने सर्वाधिक ज्ञात अकबरनामा और बादशाहनामा राजा का इतिहास प्रत्येक पांडुलिपि में औसतन 150 पूरे अथवा दोहरे पृष्ठों पर लड़ाई, घेराबंदी, शिकार, इमारत निर्माण, दरबारी दृश्य आदि के चित्र हैं। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल का पालन पोषण मुगल राजधानी आगरा में हुआ। यह आपका इम्पोर्टेंट है। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल। वह अरबी, फारसी, यूनानी दर्शन और सूफीवाद में पर्याप्त निष्णात था। इससे भी अधिक वह एक प्रभावशाली, विवादी तथा स्वतंत्र चिंतक था, जिसने लगातार दकियानूसी उलमा के विचारों का विरोध किया। इन गुणों से अकबर बहुत प्रभावित हुआ। उसने अबुल फजल को अपने सलाहकार और अपनी नीतियों के प्रवक्ता के रूप में बहुत उपयुक्त पाया। बादशाह का एक मुख्य उद्देश्य राज्य को धार्मिक रूढ़िवादियों के नियंत्रण से मुक्त करना था। दरबारी इतिहासकार के रूप में अबुल फजल ने अकबर के शासन से जुड़े विचारों को न केवल आकार दिया बल्कि उनको स्पष्ट रूप से व्यक्त भी किया। यह आपका पूछा जाता है, आईने अकबरी, आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा। 1589 में शुरू कर अबुल फजल ने अकबरनामा पर 13 वर्षों तक कार्य किया और इस दौरान कई बार उसने प्रारूप में सुधार किया। यह इतिहास घटनाओं के वास्तविक विवरणों, वाकई शासकीय दस्तावेजों तथा जानकार व्यक्तियों के मौखिक प्रमाणों जैसे विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों पर आधारित है। अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रथम 2 इतिहास है, तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। पहली जिल्द में आदम से लेकर अकबर के जीवन के एक खगोलीय कालचक्र तक 30 वर्ष का
मानव जाति का इतिहास है दूसरी जिल्द। अकबर के 46वें शासन वर्ष 1601 पर ख़त्म होती है। अगले ही वर्ष अबुल फजल राजकुमार सलीम द्वारा तैयार किए गए षड्यंत्र का शिकार हुआ और सलीम के सहापराधी वीर सिंह बुंदेला द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। किसके द्वारा अबुल फजल की हत्या हुई? वीर सिंह बुंदेला। अकबरनामा के लेखक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं के समय के साथ विवरण देने के लिए पारंपरिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया गया है। इसके साथ ही तिथियों और समय के साथ होने वाले बदलावों के उल्लेख के बिना ही अकबर के साम्राज्य के भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक सभी पक्षों का विवरण प्रस्तुत करने के अभिनव तरीके से भी इसका लेखन हुआ। आईने अकबरी में मुगल साम्राज्य को हिंदुओं, जैनों, बौद्धों और मुसलमानों को भिन्न भिन्न आबादी वाले तथा एक मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अबुल फजल की भाषा बहुत अलंकृत थी और चूंकि इस भाषा के पाठों को ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था, अतः इस भाषा में लय तथा कथन शैली को बहुत महत्व दिया जाता था। इस भारतीय फारसी शैली को दरबार में संरक्षण मिला। अबुल फजल का एक शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाहनामा के लेखक के रूप में जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। अबुल फजल का एक शिष्य था, कौन था? अब्दुल हमीद लाहौरी, यह बादशाहनामा का लेखक था। ये इसकी योग्यताओं के बारे में सुनकर बादशाह शाहजहां ने उसे अकबरनामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया। बादशाहनामा भी सरकारी इतिहास है। इसकी 3 जिल्दें दफ्तर हैं और प्रत्येक जिल्द 10 चक्र वर्षों का ब्यौरा देती है। लाहौरी ने बादशाह के शासन 1627 से 47 के पहले 2 दशकों पर पहला व दूसरा दफ्तर लिखा। इन जिल्दों में बाद में शाहजहां के वजीर सादुल्लाह खां ने सुधार किया। बुढ़ापे की अशक्तताओं की वजह से लाहौरी तीसरे दशक के बारे में न लिख सका, जिसे बाद में इतिहास वारिस ने लिखा। औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेज प्रशासकों ने अपने साम्राज्य के लोगों और संस्कृतियों जिन पर वे लंबा शासन करना चाहते थे को बेहतर ढंग से समझने के लिए भारतीय इतिहास का अध्ययन तथा उपमहाद्वीप के बारे में ज्ञान का अभिलेखागार स्थापित करना शुरू किया। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने कई भारतीय पांडुलिपियों के संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। ये पूछा जाता है आपका, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विलियम जोन्स। कब हुआ था? 1784। और इस टाइम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेंगस्टीन। ये पूछा जाता है। इसका कार्यकाल 1772 से 1785। ऐतिहासिक विवरण समयवार विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जबकि एक कालिक विवरण का एक खास समय की स्थिति का वर्णन करता है। बादशाहनामा का सफर मुगलों के अधीन बहुमूल्य पांडुलिपियों की भेंट एक स्थापित राजनयिक प्रथा थी। इसी का अनुकरण करते हुए अवध नवाब ने 1793 में जॉर्ज तृतीय को सचित्र बादशाहनामा भेंट दिया। तभी से यह विंडसर कासल के अंग्रेजी शाही संग्रहों में सुरक्षित है। 1994 में हुए संरक्षण कार्य में बंधी हुई पांडुलिपि को अलग अलग करना आवश्यक हो गया। इसी की वजह से चित्रों को प्रदर्शित करना संभव हुआ और 1997 में पहली बार बादशाहनामा के चित्र नई दिल्ली, लंदन और वाशिंगटन में हुई प्रदर्शनियों में दिखाए गए। अकबरनामा और बादशाहनामा के संपादित पाठांतर सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 19वीं शताब्दी में प्रकाशित किए गए। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद 20वीं शताब्दी के आरंभ में हेनरी बेवरिज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया।
हेनरी बेवरिज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। बादशाहनामा के केवल कुछ ही अंशों का अभी तक अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। इसका मूल पाठ अपने संपूर्ण रूप में आज भी अनुवाद किए जाने की प्रतीक्षा में है। आदर्श राज्य एक दैवीय प्रकाश। दरबारी इतिहासकारों ने कई साक्ष्यों का हवाला देते हुए यह दिखाया है कि मुगल राजाओं को सीधे ईश्वर से शक्ति मिली थी। उनके द्वारा वर्णित दंत कथाओं में से एक मंगोल रानी अलानकुआ की कहानी है, जो अपने शिविर में आराम करते हुए सूर्य की एक किरण द्वारा गर्भवती हुई थी। उसके द्वारा जन्म लेने वाली संतान पर इसे दैवीय प्रकाश का प्रभाव था। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी यह प्रकाश हस्तांतरित होता रहा। ईश्वर फर-ए-इजादी ने निःसृत प्रकाश को ग्रहण करने वाली चीज़ों के पदानुक्रम में मुगल राजस्व को अबुल फजल ने सबसे ऊंचे स्थान पर रखा। इस विषय में वह प्रसिद्ध ईरानी सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी 1191 में मृत के विचारों से प्रभावित था, जिसने सर्वप्रथम इस प्रकार का विचार प्रस्तुत किया था। इस विचार के अनुसार एक पदानुक्रम के तहत यह दैवीय प्रकाश राजा में संप्रेषित होता था, जिसके बाद राजा अपनी प्रजा के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता था। इतिवृत्तों के विवरणों का साथ देने वाले चित्रों ने इन विचारों को इस तरीके से संप्रेषित किया कि उन्होंने देखने वालों के मन मस्तिष्क पर अस्थायी प्रभाव डाला। 17वीं शताब्दी से मुगल कलाकारों ने बादशाहों को प्रभामंडल के साथ चित्रित करना शुरू किया। ईश्वर के प्रकाश के प्रतीक रूप इन प्रभामंडलों को उन्होंने ईसा और वर्जिन मेरी के यूरोपीय चित्रों में देखा था। ये आपका है प्रभामंडल। प्रकाश के विचार का संप्रेषण। सुहरावर्दी दर्शन के मूल में प्लेटो की रिपब्लिक है, जहाँ ईश्वर को सूर्य के प्रतीक द्वारा निरूपित किया गया है। सुहरावर्दी की रचनाओं को इस्लामी दुनिया में व्यापक रूप से पढ़ा जाता था। शेख मुबारक ने इसका अध्ययन किया था। इसके बारे में उसने अपने पुत्रों फैजी और अबुल फजल को बताया, जो उसके संरक्षण में प्रशिक्षित हुए थे। अबुल हसन द्वारा बनाए गए इस चित्र में जहांगीर को देदी प्यानमान कपड़ों और आभूषणों में अपने पिता अकबर के चित्र को हाथों लिए दिखाया गया है। अकबर की पोशाक सफ़ेद है। ये आपका अकबर। सफ़ेद शब्द को सूफी परंपराओं में प्रबुद्ध जीव से जोड़ा गया है। वह एक गोलक अपृत कर रहा है, जो राजवंशीय सत्ता का प्रतीक है। मुगल साम्राज्य में ऐसा कोई कानून नहीं था जो निर्धारित करे कि बादशाह के पुत्रों में से कौन सा पुत्र सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक राजवंशीय परिवर्तन का निर्णय भ्रातृघातक युद्ध से होने लगा। अकबर के शासन के अंतिम भाग में शहजादे सलीम ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन बाद में उसे माफ कर दिया गया। सुलह-ए-कुल एकीकरण का एक स्रोत। मुगल इतिवृत्त साम्राज्य को हिंदुओं, जैनों, जरतुस्तियों और मुसलमानों जैसे अनेक भिन्न भिन्न निर्जातीय और धार्मिक समुदायों को समाविष्ट किए हुए साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सभी तरह की शांति और अस्थायित्व के स्रोत रूप में बादशाह सभी धार्मिक और निर्जातीय समूहों से ऊपर होता था। इनके बीच मध्यस्थता करता था तथा यह सुनिश्चित करता था कि न्याय और शांति बने रहे। अबुल फजल सुलह-ए-कुल पूर्ण शांति के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला बताता है। सुलह-ए-कुल आपका अबुल फजल। सुलह-ए-कुल में यूं तो सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, किंतु उसकी एक शर्त थी कि वे राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे अथवा आपस में नहीं लड़ेंगे। सुलह-ए-कुल का आदर्श राजनीतियों के जरिए लागू किया गया। मुगलों के अधीन अभिजात वर्ग मिश्रित किस्म का था, अर्थात उसमें ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत, दक्खनी और शामिल थे।
इन सब को दिए गए पद और पुरस्कार पूरी तरह से राजा के प्रति उनकी सेवा और निष्ठा पर आधारित थे। इसके अलावा अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया को समाप्त कर दिया, क्योंकि यह दोनों कर धार्मिक पक्षपात पर आधारित थे। साम्राज्य के अधिकारियों को प्रशासन में सुलह कुल के नियम का अनुपालन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लीजिएगा। 1562 में अकबर के द्वारा दास प्रथा को समाप्त, और 1563 में आपका तीर्थ यात्रा कर समाप्त। 1564 में आपका जजिया कर समाप्त। और एक इम्पोर्टेंट है सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। अवैध घोषित किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा। ये पूछा गया प्रश्न है। कब किया गया था? 1582 में। 1582 में। ये कहाँ पूछा गया था? WBCS मतलब वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज में पूछा गया था यह प्रश्न। सभी मुगल बादशाहों ने उपासना स्थलों के निर्माण व रखरखाव के लिए अनुदान दिए। यहाँ तक कि युद्ध के दौरान जब मंदिरों को नष्ट कर दिया जाता था तो बाद में उनकी मरम्मत के लिए अनुदान जारी किए जाते थे। ऐसा हमें शाहजहां और औरंगजेब के शासन में पता चलता है। हालांकि औरंगजेब के शासनकाल में गैर मुसलमान प्रजा पर जजिया कर फिर से लगा दिया गया। ये आपका जजिया कर जो कि अकबर के द्वारा जजिया कर 1564 में समाप्त कर दिया गया, लेकिन औरंगजेब के द्वारा फिर से जजिया कर स्टार्ट कर दिया गया। सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता। अबुल फजल ने प्रभुसत्ता को एक सामाजिक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया है। वह कहता है कि बादशाह अपनी प्रजा के 4 सत्वों की रक्षा करता है: जीवन, धन, माल, सम्मान, नामस, विश्वास, दीन, और इसके बदले में वह आज्ञा पालन तथा संसाधनों में हिस्से की मांग करता है। केवल न्यायपूर्ण संपूर्ण ही शक्ति और दैवीय मार्गदर्शन के साथ इस अनुबंध का सम्मान कर पाते थे। बादशाह नामा से एक दृश्य कलाकार पयाग द्वारा लगभग 1640 में चित्रित इस चित्र में जहांगीर शहजादे खुर्रम को पगड़ी में लगाई जाने वाली मणि दे रहा है। ये आपको दिखाया गया है। अबुल हसन नामक एक कलाकार द्वारा बनाए गए चित्र में दरिद्रता की आकृति को मारते हुए जहांगीर कलाकार ने यहाँ लक्ष्य को गहरे बादल के आवरण में दिखाकर यह बताने की चेष्टा की है कि यह कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं बल्कि एक अमूर्त लक्षण को प्रतीक के रूप में दिखाता एक मानवीय रूप है। कला और साहित्य में मानवीकरण के इस ढंग को रूपक कथा कहा जाता है। न्याय की जंजीर को स्वर्ग से उतरते हुए दिखाया गया है। न्याय की जंजीर किसके द्वारा बनाया गया था? यह आपका जहांगीर। ये पूछा गया प्रश्न है। ये शुद्ध सोना का था, शुद्ध सोना। जहांगीर ने अपने संस्मरणों में न्याय की जंजीर को इस प्रकार वर्णित किया है: राज्यारोहण के बाद मैंने जो पहला आदेश दिया वह न्याय का जंजीर को लगाने का था, ताकि न्याय के प्रशासन में संलग्न लोगों से यदि देर हो जाए अथवा वे न्याय चाहने वाले लोगों के विषय में मिथ्याचार का व्यवहार करे तो उत्पीड़ित व्यक्ति इस जंजीर के पास आ सके और इसे हिला सके और उसकी ओर ध्यान आकर्षित हो सके। इस जंजीर को शुद्ध सोने से बनाया गया था। यह 30 गज लंबी थी तथा इसमें 60 घंटियां लगी हुई थी। ये आपका दिखाया गया ये जहांगीर। न्याय के विचार के दृश्य रूप में निरूपण हेतु अनेक प्रतीकों की रचना की गई। न्याय के विचार को मुगल राजतंत्र में सर्वोत्तम सद्गुण माना गया। कलाकारों द्वारा प्रयुक्त सर्वाधिक पसंदीदा प्रतीकों में से एक था एक दूसरे के साथ चिपट कर शांतिपूर्वक बैठे हुए शेर और बकरी या फिर गाय।
इसके उद्देश्य राज्य को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में दिखाना था जहां दुर्बल तथा सबल सभी परस्पर सद्भाव से रह सकते थे। सचित्र बादशाहनामा के दरबारी दृश्यों में से ऐसे प्रतीक का अंकन बादशाह के सिंहासन के ठीक नीचे एक आले में हुआ है। राजधानियां और दरबार। राजधानी नगर मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल उसकी राजधानी नगर था, जहां दरबार लगता था। 16वीं और 17वीं शताब्दियों के दौरान मुगलों की राजधानियां बड़ी तेजी से स्थानांतरित होने लगी। हालांकि बाबर ने लोदियों की राजधानी आगरा पर अधिकार कर लिया था, तथापि उसके शासन के 4 वर्षों के दौरान राजसी दरबार भिन्न भिन्न स्थान पर लगाए जाते रहे। 1560 के दशक में अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया। इसे आसपास के क्षेत्रों की खदानों से लाए गए लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। 1570 के दशक में उसने फतेहपुर सिकरी में एक नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया। इस निर्णय का एक कारण यह हो सकता है कि सिकरी अजमेर को जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित था, जहां शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह उस समय तक एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन चुकी थी। मुगल बादशाहों के चिश्ती सिलसिले के सूफियों के साथ घनिष्ठ संबंध बने। अकबर ने सिकरी में जुम्मा मस्जिद के बगल में ही शेख सलीम चिश्ती के लिए सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा बनाने का आदेश दिया। विशाल मेहराबी प्रवेश द्वार बुलंद दरवाज़ा के निर्माण का उद्देश्य वहां आने वाले लोगों को गुजरात में मुगल विजय की याद दिलाता था। गुजरात का विजय कब किया गया था? 1572, कहीं कहीं 1573 में दिखाता है। ऑप्शन के अनुसार आप लोग लगा लीजिएगा। 1585 में उत्तर पश्चिम को और अधिक नियंत्रण में लाने के लिए राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया और इस तरह 13 वर्षों तक अकबर ने इस सीमा पर गहरी चौकसी बनाए रखी। शाहजहां ने विवेकपूर्ण राजकोषीय नीतियों को आगे बढ़ाया तथा इमारत निर्माण के अपने शौक को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया। जैसा कि आपने पहले के शासकों के संदर्भ में देखा, राजतंत्रीय संस्कृतियों में इमारत निर्माण कार्य राजवंशीय सत्ता, धन तथा प्रतिष्ठा का सर्वाधिक स्पष्ट और ठोस प्रतीक था। मुसलमान शासकों के संदर्भ में इसे धर्मनिष्ठा के एक कार्य के रूप में भी देखा जाता था। 1648 में दरबार सेना व राजसी खानदान आगरा से नई निर्मित शाही राजधानी शाहजहानाबाद चले गए। दिल्ली के प्राचीन रियासी नगर में शाहजहानाबाद एक नई और शाही आबादी थी। यहाँ लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक के बाजार की वृक्ष विथी और अभिजात वर्ग के बड़े बड़े घर थे। शाहजहां का यह नया शहर विशाल एवं भव्य राजतंत्र की ज़्यादा औपचारिक कल्पना को व्यक्त करता था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी, ये कहाँ है आपका? आगरा के निकट है। आगरा के निकट है। किसके द्वारा बनाया गया था? ये अकबर के द्वारा। कब बनवाया गया था? 1575 में। 1575 में गुजरात विजय के समय ये पूछा जाता है। मुगल दरबार शासक पर केंद्रित दरबार की भौतिक व्यवस्था ने शासक के अस्तित्व को समाज के हृदय के रूप में प्रदर्शित किया। इसका केंद्र बिंदु इस प्रकार राज सिंहासन अथवा तख्त था, जिसने संप्रभु के कार्यों को भौतिक स्वरूप प्रदान किया था। इसे एक ऐसे स्तंभ के रूप में देखा जाता था जिस पर धरती टिकी हुई थी। शताब्दियों से भारत में राजतंत्र का प्रतीक रही छतरी शासक की कांति को सूर्य की कांति से पृथक करने वाली मानी जाती थी। इतिवृत्तों ने मुगल सम्राट वर्गों के बीच हैसियत को निर्धारित करने वाले नियमों को बड़ी स्पष्टता से सामने रखा। दरबार में किसी की हैसियत इस बात से निर्धारित होती थी कि वह शासक के कितना पास और दूर बैठा है। किसी भी दरबारी को शासक द्वारा दिया गया स्थान बादशाह की नज़र में उसकी महत्ता का प्रतीक था। एक बार जब बादशाह सिंहासन पर बैठ जाता था तो किसी को भी अपनी जगह से कहीं और जाने की अनुमति नहीं थी और न ही कोई अनुमति के बिना दरबार से बाहर जा सकता था। दरबारी समाज में सामाजिक नियंत्रण का व्यवहार दरबार में मान्य संबोधन, शिष्टाचार तथा बोलने के ध्यानपूर्वक निर्धारित किए गए नियमों द्वारा होता था। शिष्टाचार का जरा सा भी उल्लंघन होने पर ध्यान दिया जाता था और उस व्यक्ति को तुरंत ही दंडित किया जाता था।
कोर्निश औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी दाएं हाथ की तलहटी को ललाट पर रखकर आगे की ओर सिर झुकाते थे। यह इस बात का प्रतीक था कि कोर्निश करने वाले व्यक्ति अपने इंद्रिय और मन के स्थल को हाथ लगाते हुए झुककर विनम्रता के साथ शाही दरबार में अपने को प्रस्तुत कर रहा है। दरबार ए अकबरी अबुल फजल अकबर के दरबार का बड़ा सजीव विवरण देते हुए कहता है, जब भी महामहिम अकबर दरबार लगाते थे तो एक विशाल ढोल पीटा जाता था और साथ साथ अल्लाह का गुणगान होता था। इस तरह सभी वर्गों के लोगों को सूचना मिल जाती थी। महामहिम के पुत्र पौत्र दरबारी और वे सभी जिन्हें दरबार में प्रवेश की अनुमति थी हाजिर होते हैं और कोर्निश कर अपने स्थान पर खड़े रहते हैं। ख्याति प्राप्त विद्वजन तथा विशिष्ट कौशलों में निपुण व्यक्ति आदर का व्यक्त करते हैं तथा न्याय अधिकारी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। महामहिम अपनी सामान्य अंतर्दृष्टि के आधार पर आदेश देते हैं और सभी मामलों को संतोषजनक ढंग से निपटाते हैं। इस पूरे समय के दौरान विभिन्न देशों से आए तलवारिये व पहलवान अपने को तैयार रखते हैं और महिला तथा पुरुष गायक अपनी बारी की प्रतीक्षा में रहते हैं। चतुर बाजीगर और मजाकिया कलाबाज भी अपने कौशल और दक्षता का प्रदर्शन करने को उत्सुक हैं। शासक को किए गए अभिवादन के तरीके से पदानुक्रम में उस व्यक्ति की हैसियत का पता चलता था। जैसे कि व्यक्ति के सामने ज़्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था, उस व्यक्ति की हैसियत ज़्यादा ऊंची मानी जाती थी। आत्मनिवेदन का उच्चतम रूप सिजदा या दंडवत लेटना था। शाहजहां के शासनकाल में इन तरीकों के स्थान पर 4 तस्लीम तथा जमी बोसी जमीन चूमना के तरीके अपनाए गए। मुगल दरबार में राजनयिक दूतों संबंधी न्यायाचारों में भी ऐसी ही सुस्पष्टता थी। मुगल बादशाह के समक्ष प्रस्तुत होने वाले राजदूत से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अभिवादन के मान्य रूपों में से एक या तो बहुत झुककर या अथवा जमीन को चूमकर अथवा फारसी रिवाज के मुताबिक छाती के सामने हाथ बांधकर तरीके से अभिवादन करेगा। जेम्स प्रथम के अंग्रेज दूत टॉमस रो ने यूरोपीय रिवाज के अनुसार जहांगीर के सामने केवल झुककर अभिवादन किया और इसके बाद बैठने के लिए कुर्सी का आग्रह कर पुनः दरबार को अचंभित कर दिया। यह आपका इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। जेम्स प्रथम का दूत टॉमस रो किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। यह पूछा गया प्रश्न है। बादशाह अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय के समय कुछ व्यक्तिगत धार्मिक प्रार्थनाओं से करता था और इसके बाद वह पूर्व की ओर मुंह किए एक छोटे छज्जे अर्थात झरोखे में आता था। इसके नीचे लोगों की भीड़, सैनिक, व्यापारी, शिल्पकार, किसान, बीमार बच्चों के साथ औरतें बादशाह की एक झलक पाने के लिए इंतजार करती थी। अकबर द्वारा शुरू की गई झरोखा दर्शन की प्रथा का उद्देश्य जनविश्वास के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति को और विस्तार देना था। यह आपका इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। झरोखा दर्शन की प्रथा किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? अकबर के द्वारा। अभिवादन का 4 तस्लीम तरीका दाएं हाथ को जमीन पर रखने से शुरू होता है। इसमें तलहथी ऊपर की ओर होती है। इसके बाद हाथ को धीरे धीरे उठाते हुए व्यक्ति खड़ा होता है तथा वह तलहथी को सिर के ऊपर रखता है। ऐसे तस्लीम 4 बार की जाती है। तस्लीम का शाब्दिक अर्थ आत्मनिवेदन है। सब ए बारात हिजरी कैलेंडर के 8वें महीने अर्थात 14वें सावन को पड़ने वाली पूर्ण चंद्र रात्रि है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रार्थनाओं और आतिशबाजियों के खेल द्वारा इस दिन को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस रात मुसलमानों के लिए आगे आने वाले वर्ष का भाग्य निर्धारित होता है और पाप माफ कर दिए जाते हैं। रत्नजड़ित सिंहासन। आगरा महल के सार्वजनिक सभा भवन में रखे शाहजहां के रत्नजड़ित सिंहासन तख्त ए
मुरस्सा के बारे में बादशाहनामा में लिखा है। सिंहासन की भव्य संरचना में एक छतरी है जो द्वादश कोणीय स्तंभों पर टिकी हुई है। इसके ऊंचाई सीढ़ियों से गुंबद तक 5 क्यूबिट लगभग 10 फुट है। अपने राज्यारोहण के समय महामहिम ने यह आदेश दिया है कि 86 लाख रुपए के रत्न तथा बहुमूल्य पत्थर और 1 लाख तोला सोना, जिसकी कीमत 14 लाख रुपए है, से इसे सजाया जाना चाहिए। सिंहासन की साज सज्जा में 7 वर्ष लगे गए। इसकी सजावट में प्रयुक्त हुए बहुमूल्य पत्थरों में रूबी था, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए थी और जिसे ये शाह अब्बास सफावी ने दिवंगत बादशाह जहांगीर को भेजा था। इस रूबी पर महान बादशाह तिमूर साहिब ए ईरान, मिर्ज़ा शाहरुख, मिर्ज़ा उलुग बेग और शाह अब्बास के साथ अकबर, जहांगीर और स्वयं महामहिम के नाम अंकित थे। यह आपको दिखाया गया है आगरा में विवाह से पूर्व शहजादे औरंगजेब का सम्मान करते हुए शाहजहां। बादशाहनामा में प्रयोग पयाग द्वारा की गई चित्रकारी। बादशाहनामा में चित्रकारी किसने किया था? पयाग के द्वारा। और बादशाहनामा किसके द्वारा लिखा गया था? अब्दुल हमीद लाहौरी। ये पूछा जाता है। ये आपको दिखाया गया है। झरोखे में 1 घंटा बिताने के बाद बादशाह अपनी सरकार के प्राथमिक कार्यों के संचालन हेतु सार्वजनिक सभा भवन दीवाने आम में आता था। दीवाने आम हो गया आपका सार्वजनिक सभा। वहाँ राज्य के अधिकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करते तथा निवेदन करते थे। 2 घंटे बाद बादशाह दीवाने खास में निजी सभाएं और गोपनीय मुद्दों पर चर्चा करता था। दीवाने खास क्या हो गया? निजी सभाएं और गोपनीय मुद्दों पर चर्चा करना। राज्य के वरिष्ठ मंत्री उसके सामने अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करते थे और कर अधिकारी हिसाब का ब्यौरा देते थे। कभी कभी बादशाह उच्च प्रतिष्ठित कलाकारों के कार्यों तथा वास्तुकारों मीमार के द्वारा बनाए गए इमारतों के नक्शों को देखता था। सिंहासनारोहण की वर्षगांठ, ईद शब ए बारात तथा होली जैसे कुछ विशिष्ट अवसरों पर दरबार का माहौल जीवंत हो उठता था। सजे हुए डिब्बों में रखी सुगंधित मोमबत्तियां और महल की दीवारों पर लटक रहे रंग बिरंगे बंधनवार आने वालों पर आश्चर्यजनक प्रभाव छोड़ते थे। मुगल शासन वर्ष में 3 मुख्य त्यौहार मनाया करते थे। सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के अनुसार शासक का जन्मदिन और वंशतागमन पर फारसी नववर्ष। शाही परिवारों में विवाहों का आयोजन काफ़ी खर्चीला होता था। 1633 में दारा शिकोह और नदीरा राजकुमार परवेज की पुत्री के विवाह की व्याख्या राजकुमारी जहां आरा और दिवंगत महारानी मुमताज महल की प्रमुख नौकरानी सती उन निसाखानुम द्वारा की गई। शादी के उपहारों के प्रदर्शन की व्यवस्था दीवाने आम में की गई थी। बादशाह तथा हरम की स्त्रियों दोपहर में इसे देखने के लिए आई तथा शाम के समय अभिजात यहाँ आए। दुल्हन की मां ने भी इसी तरह उसी विशाल कक्ष में उपहारों को सजाया था। शाहजहां उन्हें देखने के लिए वहां आया। हिनाबंदी मेहंदी लगाना की रस्म दीवाने खास में अदा की गई। हिनाबंदी क्या हो गया आपका? मेहंदी लगाना। दरबार में उपस्थित व्यक्तियों के बीच पान, इलायची तथा मेवे बांटे गए। विवाह पर कुल 32 लाख रुपए खर्च हुए थे, जिसमें 6 लाख रुपए शाही खजाने से, 16 लाख रुपए जहां आरा मुमताज महल द्वारा आरंभ में अलग से रखे गए रुपयों को मिलाते हुए और शेष दुल्हन की मां द्वारा किए गए थे। बादशाहनामा से लिए गए इन चित्रों में इस अवसर से जुड़ी कुछ गतिविधियों को दिखाया गया है। नौरोज जन्मदिन पर शासक को विभिन्न वस्तुओं से तौला जाता था तथा बाद में ये वस्तुएं दान में बांट दी जाती थी। आइए देखते हैं, कुछ चित्र दिया गया है। ये आपका हो गया जश्न वजन अथवा तुलादान समारोह में शहजादे खुर्रम को बहुमूल्य धातुओं से तौला जाना जहांगीर संस्मरणों से, ये आपको दिखाया गया है, तौल रहा है इसको जहांगीर को। जहांगीर के संस्मरणों में दिखाया गया है शहजादे खुर्रम आपका शाहजहां
और ये आपका चित्र है, किसका है? दारा सिकों का विवाह दिखाया गया है। ये आपका दारा सिकों का विवाह ये आपका दिखाया गया है। और क्या है? तीनों भी दिखाया गया है दारा सिकों का विवाह को। ठीक है। पदवियां, उपहार और भेंट। राज्याभिषेक के समय अथवा किसी शत्रु पर विजय के बाद मुगल बादशाह विशाल पदवियां ग्रहण करते थे। उद्घोषकों नकीब द्वारा जब इन गुंजायमान और लयबद्ध पदवियों की घोषणा की जाती थी तो वे सभा में विस्मय का माहौल बना देती थी। मुगल सिक्कों पर राजसी न्यायाचार के साथ शासनरत बादशाह की पूरी पदवी होती थी। योग्य व्यक्तियों को पदवियां देना मुगल राज्यतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष था। दरबारी पदानुक्रम में किसी व्यक्ति की उन्नति को उसके द्वारा धारण की जाने वाली पदवियों से जाना जा सकता था। उच्चतम मंत्रियों में से एक को दी जाने वाली आसफ खां की पदवी का उद्भव पैगंबर शासक सुलेमान के कल्पनित मंत्री से हुआ था। औरंगजेब ने अपने दो उच्च पदस्थ अभिजातों जय सिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की पदवी प्रदान की। ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। मिर्जा राजा की पदवी किसको प्रदान किया गया था? जय सिंह और जसवंत सिंह। जसवंत सिंह किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। पदवियां या तो अर्जित की जा सकती थी अथवा इन्हें पाने के लिए पैसे दिए जा सकते थे। मीर खान ने अपने नाम में अलिफ अर्थात अ अक्षर लगाकर उसे अमीर खान करने के लिए औरंगजेब को 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव किया। अन्य पुरस्कारों में सम्मान का जामा खिल्लत भी शामिल था, जिसे पहले कभी न कभी बादशाह द्वारा पहना गया हुआ होता था, इसलिए यह समझा जाता था कि वह बादशाह के आशीर्वाद का प्रतीक है। सरप्पा, सर से पांव तक, एक अन्य उपहार था। सरप्पा क्या है? एक तरह का उपहार है, सर से पांव तक का। इस उपहार के 3 हिस्से हुआ करते थे, जामा, पगड़ी और पटका। बादशाह द्वारा अक्सर रत्न जड़ित आभूषण की उपहार के रूप में दिए जाते थे। बहुत खास परिस्थितियों में बादशाह कमल की मंजरियों वाला रत्न जड़ित गहनों का सेट, पद्म मुरस्सा भी उपहार में प्रदान करता था। एक दरबारी बादशाह के पास कभी खाली हाथ नहीं जाता था। वह या तो नजर के रूप में थोड़ा धन या पेशकश के रूप में मोटी रकम बादशाह को पेश करता था। राजनयिक संबंधों में उपहारों को सम्मान और आदर का प्रतीक माना जाता था। राजदूत प्रतिद्वंदी राजनीतिक शक्तियों के बीच संधि और संबंधों के जरिए समझौता करवाने के महत्वपूर्ण कार्य का संपादन करते थे। ऐसी परिस्थितियों में उपहारों की महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक भूमिका होती थी। टॉमस रो को इस बात से बहुत निराशा हुई थी कि उसने आसफ खां को जो अंगूठी भेंट की थी वह उसे केवल इसलिए वापस कर दी गई कि वह क्यों मात्र 400 रुपये मूल्य की थी। पगड़ी रखने के काम में आने वाला एक मुगल कालीन डब्बा को दिखाया गया है। इसमें पगड़ी रखा जाता था। शाही दरबार को हम लोग सेकेंड पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये टॉपिक कैसा लगा? अगर कुछ सजेशन देना हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें। थोड़ा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जिससे एनसीईआरटी फैक्ट्स को वो भी जान सके। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।